हेलो हेलो। आया देखो तो। आया कि आया कि नहीं? हेलो। राधे राधे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राधे राधे। नाम पता शेयर कीजिए अपना, जल्दी जल्दी लिखिए सब कहाँ से हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं। राधे राधे अंकित कुमार, सोनाली कुमारी, राधे राधे। चलिए नाम पता जल्दी जल्दी अपना लिखिए, कहाँ से कौन है। अंकित कुमार, बुधौली बाईपास रोड। अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच सके। रुपेश कुमार, हंसापुर, जय श्री कृष्णा। आदित्य कुमार, राधे राधे। रुपेश कुमार, राधे राधे। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चा लोग। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अमित कुमार कोरमा, जय श्री कृष्णा। फूल कुमार, जय श्री कृष्ण महाराज जी की। छोटे सरकार, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए इस सेशन को। टेस्ट अगला दिन होगा बच्चा लोग। चलिए कमेंट करिए, जल्दी जल्दी अपना नाम पता भेजिए। राधे राधे सीता कुमारी। मुकेश कुमार गोलापुर, एक सारी बिघा। राधे राधे। काजल कुमारी, जय सिया राम। सुमन कुमार। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट, लेकर प्रभु का नाम।
और राधा रानी की कृपा से सबका बेहतर हो। श्रीमन वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। क्या हमारी आवाज आप लोगों तक जा रही है? तो कमेंट करके लिखें हाँ। क्या हम आप लोग को दिख पा रहे हैं? आई एम विजिबल या ऑडिबल? यू कैन से यस, टाइप करके बता सकते हैं कि हाँ आ रहा है, आवाज अच्छे तरीके से आ रहा है, साथ ही साथ दिखाई भी दे रहा है। दिलखुश ग्रिंडा, चलिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। और जो सोए हुए हैं जाग जाइए। चलिए जय जय श्री राधे। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 2 है। भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट हो जाने वाली कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट हो जाने वाली कोशिकाएं कौन होती है? तो देखिए, निषेचन के बाद कौन कौन नष्ट हो जाता है। तो अगर भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का अगर हम समूह तैयार करें तो कौन कौन कोशिका होती है, तो अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पर आपको 2 कोशिका होती है जिसका नाम सहाय कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है, और सबसे ऊपर होती है 3 कोशिका जिसको एंटीपोडाल या प्रतिव्यसांत कोशिका कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम जो भी है प्रतिव्यसांत ही है। ठीक है। अब बीच में क्या होता है? बीच में आपका केंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है, केंद्रीय कोशिका। तो जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन माने पराग नली एंट्री करेगा। ठीक है, पराग नली एंट्री करेगा इस हिसाब से, और पराग नली को एंट्री कराने के लिए सहाय कोशिका में एक विशेष संरचना होती है। अगर आपको याद होगा तो सहाय कोशिका में एक विशेष संरचना होती है जिसका नाम होता है तंतु रूपी समुच्च। इसी के द्वारा पराग नली अंदर एंट्री मारता है। तो जैसे पराग नली एंट्री मारता है और साथ ही साथ 2 गो जो होता है आपका कौन युग्मक होता है? 2 गो यहाँ पर नर युग्मक होता है। तो ये पराग नली के विच्छेदन के कारण, एंट्री मारने के कारण दोनों सहाय कोशिका नष्ट हो जाती है, और एक नर युग्मक यहाँ जाके मिल जाता है और एक नर युग्मक यहाँ जाके मिल जाता है। तो 2 बार निषेचन होता है, एक अंड कोशिका से और एक केंद्रीय कोशिका से। तो ये दोनों तो जिंदा रहेगा और एंटीपोडाल भी मर जाएगा और सहाय भी मर जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सहाय और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, दूसरा है सहाय कोशिका और प्रतिध्रुव कोशिका। ठीक है ना। तो ये जो एंटीपोडाल है, एंटीपोडाल का कई नाम है, इसको प्रतिध्रुव भी कहते हैं, प्रतिध्रुव भी कहते हैं या प्रतिव्यसांत कोशिका भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कितना कितना बच्चा बी दिया है? नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर भी लिख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा कि हाँ देखिए बी नंबर का अपन दे रहे हैं। ठीक है, तो बी का आंसर जो भी रहेगा, 2 का आंसर जो होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है किसी परागकोश की लघु बीजाणुदानी की सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती है। तो लघु बीजाणुदानी 4 परतों की बनी होती है। 4 परतों में सबसे बाहर का क्या होता है? बाह्य त्वचा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा इसके ठीक अंदर एक और परत होती है जिसका नाम होता है आपको अंतस्थीसियम। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है एक और परत होती है जिसका नाम होता है मध्य परत। कौन परत? मध्य परत। ठीक है, जना रहा होगा आपको। और फिर सबसे लास्ट में जो होता है, सबसे लास्ट वाला जो परत है वो परत होता है टेपिटम। सबसे लास्ट में कौन होता है? टेपिटम।
या टैपिटम या टैपिटल सेल। तो आपसे प्रश्न है कि सबसे बाह्य, हाँ, बाह्य त्वचा का नाम इंग्लिश नाम होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बाहर, तो सबसे बाहर होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसमें है, एपिडर्मिस इसमें है, सॉरी इसमें एंडोथेसियम है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस जी नहीं, सबसे बाहर हो गया एपिडर्मिस और सबसे अंदर हो गया क्या, टेपिटम। चौथा नंबर में टेपिटम, तो एपिडर्मिस और टेपिटम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी या तीसरा का 4। चलिए देखिए कितने लोग आए हैं। तीसरा का डी, अनिल साहू सही है। सुमन कुमार तीसरा का डी, छोटी पासवान तीसरा का डी सही है। चलिए ओंकार तीसरा का डी, तीसरा का 4। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणुविद्य की मुख्य अवस्था किसमें होती है? बीजाणुविद्य की मुख्य अवस्था किसमें होती है? ए ऑप्शन शैवाल में, बी ऑप्शन आवृत बीजी में, सी ब्रायोफाइटा में और डी कवकों में। बीजाणुविद्य, बीजाणुविद्य का मतलब लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु। ये गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु से निर्माण होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का। तो उसमें से ये गुरु बीजाणु की उपस्थिति जो है किसमें देखी जाती है? क्या शैवालों में देखी जाती है, या आवृत बीजियों में देखी जाती है, या ब्रायोफाइटा में देखी जाती है, या कवकों में देखी जाती है? चलिए चौथा का सवाल का जवाब कई लोग दे रहे हैं, तो उसमें से अनुज कुमार डी दे रहे हैं, अनिल बी दे रहे हैं और अंकित कुमार, सुमन कुमार बी दे रहे हैं, मनसुख बी, सुमन सौरभ यादव चौथा का बी। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी। कौन बीजी? आवृत बीजी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। जैसे अगर हम बात कर ले कि क्या रहता है, ये मादा भाग है, ठीक है ना, और ये अंडाशय हो गया, और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ये बीजांड हो गया। अब कहता है ये जो बीजांड है अगर निषेचन हो जाएगा तो ये बीजांड किस में बदल जाएगा? ठीक है, ये जो भी है मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग, जिसको अंडप कहते हैं या स्त्रीकेसर कहते हैं या लघु बीजाणु गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो इसके बारे में बताइए आप कि इसका जो बीजांड है वो किस में बदल जाता है निषेचन के बाद? तो कहता है निषेचन के बाद आप याद रखिए अंडाशय जो है, अंडाशय जो है वो किस में बदलता है? फल में। और बीजांड जो है किस में बदलता है? आंसर दीजिए पचमा का ए। बहुत लोगों का आया है, सौरभ कुमार, अंकित कुमार, छोटी पासवान, नेहा कुमारी, सब 5 का ए। और बीजांड जो है राइट आंसर है, बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड किस में बदलता है? बीज में, इसलिए सही जवाब हो गया ए, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िए। कहता गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। आप इस बात को समझिए कि क्या लिखा हुआ है, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन से 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। माने 4 गुरु बीजाणु में से क्रियाशील, क्रियाशील का मतलब कि जो आगे जाके कार्य करेगा, जो आगे जाकर के निर्माण करेगा, किसका? भ्रूणकोश का, मादा युग्मक का। तो बताइए
चार में से कितना क्रियाशील रहते हैं, अर्थात कितना जीवित रहते हैं, जो आपको बताना है। छठा का ए राइट आंसर है बाबू। आपको पता होगा कि जो भी है यहाँ पर, चलिए रिवीजन करके आए कई बच्चे। होता क्या है बच्चा लोग, आपको बताए होंगे क्लास में भी कि देखिए भ्रूणकोश के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है जो द्विगुणित होती है, समझ गए ने। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। अब इसमें से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो चार गुरु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इन चार में से सभी अगुणित होता है, चार में से तीन गुरु बीजाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु जीवित रहता है। और यही जो है भविष्य में मादा युग्मक या भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। यही जो है भविष्य में मादा युग्मक या भ्रूणकोश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछ रहा क्रियाशील यानी किस साइड वाला मरता है, ये भी याद रखिए। तो ये जो है आपको बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार वाला जो पार्ट होता है वो मर जाता है और कैलेजल वाला जीवित रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, ऊपर वाला तीन गो क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक सामान्य भ्रूणकोश में पाया जाने वाला केंद्रक की संख्या कितनी होती है। भ्रूणकोश में केंद्रक की संख्या कितनी होती है, भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, जो बताना है। ए ऑप्शन 6, बी 8, सी 12 और डी 24। चलिए कमेंट करिए 7 का देखिए, अगर हम भ्रूणकोश के बारे में चर्चा करें तो इसमें कोशिका जो होती है वो तो 7 होती है, समझ रहे बात को। कोशिका 7 होती है, कोशिका 7 है, लेकिन केंद्रक में डॉट डॉट गिन लीजिए, 3 केंद्रक इधर 3 केंद्रक इधर, 6 और एक 7 एक 8। कोशिका 7 लेकिन केंद्रक कितना, 8, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहुतों का सही जवाब जा रहा है। रंजन कुमार, छोटी पासवान, दीपक यादव, नेहा कुमारी, रुकेश कुमार, रुन्नी कुमारी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता लघु बीजाणु जनन के दौरान, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर भी आपको लिख देते हैं। 7 था और ये हो गया 7 के बाद ये 8, क्वेश्चन नंबर ये 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में सवाल है, गुरु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहाँ देखा जाता है। तो बताइए अर्धसूत्री कहाँ देखा जाता है। ए ऑप्शन एंडोथीसियम, बी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ए एंडोथीसियम, बी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, सी लघु बीजाणु टेट्राड एंड डी परागकण। चलिए आंसर दीजिए इसका। 8 का बी लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, मिला लीजिए। तो 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये 8 था और ये 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, पुष्पी पादपों में आर्चियस्पोरियम या आर्चियस्पोरियल से बनती है। आर्चियस्पोरियल से क्या बनती है जो आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य जो आया है आर्चियस्पोरियल, ठीक है ना। आर्चियस्पोरियल से क्या बनता है, पहला ऑप्शन है
भित्ति और टेपिटम। पहला है भित्ति और टेपिटम, भित्ति माने पराग कण की भित्ति। बी ऑप्शन है केवल टेपिटम और स्पोरोजीनस कोशिकाएं। सी ऑप्शन है केवल बीजाणुधानी की भीति, ये मिति नहीं है भीति है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। और डी है दोनों भीति एवं स्पोरोजीनस कोशिकाएं। कौन सा सही होगा आप बताइए। राइट आंसर देखिए, 9 का आंसर क्या देते हैं लोग, देखिएगा। और इसमें हम बात करते हैं चलिए कमेंट करिए क्या क्या कर रहे हैं। किनका किनका क्या कमेंट आ रहा है। चलिए क्या लिखे हैं आप लोग कमेंट में। देखिए बात क्या है, ये जो है आपको रहता है, ये जो है आपका परागकोश है। कौन कोश है? परागकोश। और परागकोश इस ढंग से रहता है। प्रारंभ में परागकोश के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। और यही हाइपोडर्मल सेल में लगातार डिवीजन होता है, जिसके बाद कई कोशिकाओं का समूह बन जाता है। अब इसी कोशिकाओं के समूह में से कुछ कोशिका आसपास भोजन ग्रहण करके आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उस बड़ी आकार की कोशिका का नाम कहते हैं दुनिया वाले आर्चीस्पोरियल सेल या आर्चीस्पोरियम। इसी का नाम होता है आर्चीस्पोरियम या आर्चीस्पोरियल, आर्चीस्पोरियल, आर्चीस्पोरियल हो गया। उसके बाद अब ये जो आर्चीस्पोरियल है पुनः समसूत्री कोशिका विभाजन करता है और दो प्रकार की कोशिका बनाती है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। बाहर की ओर यानी इसी आर्चीस्पोरियल से एक बाहर की ओर कोशिका बनी और एक अंदर की ओर। बाहर की ओर जो बनता है उसका नाम होता है प्राथमिक भीतीय कोशिका। प्राथमिक भीतीय कोशिका, भीतीय कोशिका। और एक होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ध्यान से समझिए, इसको अलग कलर कर देते हैं जो अंदर की ओर है। चलिए ये हो गया अंदर की ओर। अंदर की ओर कुछ अलग है और बाहर की ओर ये तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, सॉरी। चलिए एक बाहर की ओर प्राथमिक भीतीय कोशिका। अब यही जो प्राथमिक भीतीय कोशिका है इसमें लगातार विभाजन के बाद परागकोश की भीति का निर्माण होता है, जो 4 स्तर की या 4 परतों की बनी होती है। जबकि अंदर की ओर जो कोशिका है प्राथमिक भीतीय कोशिका, इसमें लगातार विभाजन के बाद एक उत्तक बनता है बीजाणुजन उत्तक। और यही उत्तक भविष्य में क्या होता है, यही उत्तक से भविष्य में परागकण का निर्माण होगा। कौन कण का? परागकण का। तो आप कह सकते हैं परागकण हो या लघु बीजाणु हो,
इन सभी का निर्माण हो या परागकोश की भीति हो या परागकण हो या लघु बीजाणु हो, इन सभी का कहीं ना कहीं संबंध किससे है? आर्चीस्पोरियम या आर्चीस्पोरियल से। तो आर्चीस्पोरियम ही वह कोशिका है जिससे भविष्य में भीति बनेगा और साथ ही साथ अंदर कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा जिसका नाम होगा लघु बीजाणु जन उत्तक। और इसी उत्तक से भविष्य में जो भी है लघु बीजाणु, और वही लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण, और वही परागकण के अंदर नर युग्मक और कायिक कोशिका का निर्माण होगा। तो हमारा क्या था कि पुष्पी पादपों में आर्चीस्पोरियल से बनती है, क्या बनती है? भीति और टेपिटम बनती है। केवल भीति और टेपिटम तो नहीं बनती है भाई, कहता है केवल टेपिटम और स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस माने वही हो गया बीजाणु जन उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोजीनस कोशिकाएं। ये इसका हिंदी हो गया बीजाणु जन कोशिका, बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, तो क्या बीजाणु जन कोशिका बनती है और केवल टेपिटम बनती है? टेपिटम के साथ साथ 3 परत और भी बनती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और साथ ही साथ मध्य परत और टेपिटम। कह रहा टेपिटम और स्पोरोजीनस, जी नहीं। कहता केवल लघु बीजाणु दानी की भीति, केवल 3 भीति के बाद 4 भीति के बारे में बात कर रहा है, एकदम गलत हो जाएगा। कहता है दोनों का मतलब भीति भी और स्पोरोजीनस कोशिकाएं भी। जी हाँ, भीति भी बनती है और स्पोरो परागकण, यही उत्तकों का जो समूह है जिसका नाम हो गया स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणु जन कोशिकाएं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा बाबू? राइट आंसर डी हो जाएगा। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? चलिए, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है इसका? ठीक है ना, तो 9 का डी राइट आंसर दिया है सुमन कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। क्या दिखाई दे रहा है अच्छे ढंग से? चलिए नेक्स्ट। कहता अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। बेमेल जोड़ों का चयन कीजिए, बेमेल जोड़ों का चयन कीजिए, कौन अलग है? पहला है लघु बीजाणुधानी और परागकोश, लघु बीजाणुधानी और परागकोश। सही बात है, लघु बीजाणुधानी और परागकोश। देखिएगा पहला ये है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? गुरु बीजाणुधानी और बीजांडकाय। तीसरा है परागकण और नर युग्मक, भ्रूणकोश और मादा युग्मकोद्भिद। देखिए 10 का कौन सा सही आंसर होगा बच्चा लोग? 10 का आंसर दीजिए आप लोग। बेमेल माने गलत जोड़ा कौन है उसका चयन कीजिए, कौन जोड़ा जो है वो गलत है उसका चयन कीजिए आप लोग। देखिए बात क्या है, इसमें से लघु बीजाणुधानी का संबंध परागकोश से है, राइट है, ठीक है ना, और गुरु बीजाणुधानी का भी बीजांडकाय से है, और भ्रूणकोश का संबंध भी मादा युग्मकोद्भिद से है। मन भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक होती है, भ्रूणकोश के अंदर कौन युग्मक होती है? मादा युग्मक होती है। लेकिन परागकण खुद नर युग्मक नहीं है, परागकण जो है खुद नर युग्मक नहीं है, परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद है। परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद, और यहां बोला परागकण नर युग्मक है। तो ये जो सवाल, इस सवाल का जो आंसर है ये कौन बेमेल है? बेमेल माने कौन गलत मिला हुआ है, तो यही जो है गलत है। और जो गलत नेगेटिव आंसर पूछा है, गलत को पहचानना है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी बहुत सारा, छोटी पासवान, हिमांशु कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कहता है दिए गए कथनों को देखिए, बाह्य चोल स्पोरोपोलिनीन का बना होता है, दूसरा अंतः चोल, ये थोल लिखा गया है, ये चोल ही होगा, ठीक है ना। अंतः चोल प्रकृति में पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, माने पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। जनन कोशिकाएं बड़ी होती है, बहुतायत में संचित भोजन रखती है। अगला है कायिक कोशिका छोटी होती है और जनन कोशिका के कोशिका द्रव में प्लावन करती है, माने तैरती है, समझ रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कथन परागकण की संरचना के विषय में नहीं है? चलिए, पहला ऑप्शन है, देखिए 1 और 2, दूसरा है 3 और जो भी है 3 और 4, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 2 और 3 और चौथा है 1 और 4। देखिए बात को, अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कशन कर ले परागकण के बारे में, तो जो भी होता है बाबू, परागकण जो होता है लगभग 60% परागकण, अधिकतम जो परागकण होते हैं वो द्विकोशिकीय होते हैं, जबकि 40% या उससे कम आवृत बीजी पौधे के जो परागकण होते हैं, 40% से कम आवृत बीजी पौधों के परागकण जो हैं वो त्रिकोशिकीय होते हैं। माने परागकण द्विकोशिकीय भी हो सकता है, त्रिकोशिकीय भी हो सकता है, लेकिन बहुतायत में जो है वो द्विकोशिकीय पाया जाता है। 60% ज्यादा आंकड़ा है 40% के तुलना में। तो आपसे परागकण से रिलेटेड बात पूछ रहा है, देखते हैं किसका सही आंसर है इसमें बाबू। ओहो, क्या क्वेश्चन, नंबरिंग गड़बड़ा है ना, नंबरिंग गड़बड़ा गया है। कितना नंबर तक इधर था? 9 के बाद इधर 10। हाँ, अब बताइए, याद दिलाइए, हो सकता है 10 और ये 11 और इधर ये 12 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का आंसर दीजिए, 12 का 12 का आंसर दीजिए। देखिए कहानी क्या है बच्चा लोग, ये जो परागकण होता है, परागकण में बात किया जाए तो एक जो है छोटी आकार की कोशिका होती है, ठीक है, हम द्विकोशिकीय परागकण के बारे में बात कर रहे हैं, और एक जो होती है बड़ी आकार की कोशिका होती है, ठीक है, एक बड़ी आकार की, एक छोटी आकार की। बड़ी आकार की जो कोशिका होती है उसका नाम होता है आपको कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होती है जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका। अब इसमें से बात है कि जो भी है ये बड़ी आकार की है, ये भोजन का संचय करती है, सही बात है, ठीक है ना। और एक बात और भी समझिए कि इसके चारों ओर परत होता है, एक ऐसा परत होता है जो लगातार होता है, नियमित होता है, जो कहीं टूटता नहीं है, और ये पतला भी होता है। तो नियमित एवं पतला जो आवरण है, ये नियमित और पतला जो आवरण है, सॉरी ये कलम सेलेक्ट नहीं हो रहा, और नियमित एवं पतला जो आवरण है इसका नाम होता अंतःचोल, और जो चौड़ा और मोटा आवरण चारों बगल रहता है इसका नाम होता है बाह्यचोल। ये बाह्यचोल नियमित नहीं होता, कहीं कहीं ये छूटा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इस छिद्र को कहा जाता है जनन छिद्र। कौन छिद्र? जनन छिद्र, ठीक है। और इस सबसे बाहर वाला जो परत होता है बाह्यचोल, जो बना होता है स्पोरोपोलिनीन का, अंतःचोल बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का, ठीक है। बाह्य बना हुआ है स्पोरोपोलिनीन, स्पोरोपोलिनीन, और जो अंदर वाला परत है बच्चा लोग, जो अंदर वाला परत है वो बना होता है आपको सेलुलोज और पेक्टिन का, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है।
सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। तो अब कहता क्या है, आप देखिए बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ये उत्तर सही है, समझ आ रहे हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, और क्या नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, कह कौन सा इसके विषय में गलत है। परागकण की संरचना निम्न कथनों में से या उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन परागकण की संरचना के विषय में नहीं है, कौन नहीं है परागकण की संरचना के विषय में। तो सबसे पहला बात, परागकण का जो पहला बात बोला है, बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ये हमारा पॉजिटिव आंसर है, मतलब सही है ये, ठीक है ना। हमको नेगेटिव ढूंढना है। अंतःचोल प्रकृति में पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। अगला कहता है जनन कोशिकाएं बड़ी होती है, देखिए हमने कहा कायिक कोशिका बड़ी होती है, तो ये गलत है। दूसरी बात आती है कायिक कोशिका छोटी होती है, ये भी बात गलत है, कायिक कोशिका तो बड़ी होती है। तो इसलिए 3 और 4 किसमें सही जा रहा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए, तो जो भी है क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा बाबू, तीसरा का बी। चलिए किसका किसका आया है सवाल का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आता है, 13 नंबर है, 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं और कहता है एक द्विकोष्ठीय परागकोश के बारे में बोलना है। कहता है इसकी लघु बीजाणुधानी, यहां पर खाली स्थान होना चाहिए, डॉट 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 बना होता है, और प्रत्येक लघु बीजाणुधानियों में खाली स्थान होती है, सॉरी यहां नहीं, लघु बीजाणुधानी का बना होता है और प्रत्येक पाली और दूसरा है बीजाणुधानी होती है। यानी इसमें फर्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी में पाली कितनी होती है, समझ रहे, प्रत्येक पाली खाली स्थान, दूसरा बीजाणुधानियां होती है। ये बात पूछ रहा है कि लघु बीजाणुधानियों का बना होता है। इसमें से आपका है प्रत्येक पाली, हाँ, यानी इसमें यह है कि लघु बीजाणुधानियों की संख्या, लघु बीजाणुधानियों का बना होता है, डैश 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 हो गया। अब प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी डैश 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 होती है, वो सही है। यहां पर आपको खाली जगह रहेगा, ठीक है, यहाँ भी आपको क्या रहेगा, लघु बीजाणुधानी का खाली स्थान बना होता है, यहाँ भी आपको खाली स्थान है। तो आपसे ये पूछ रहा है लघु बीजाणुधानी यानी कितना बना होता है, लघु बीजाणुधानियों का बना होता है, कितनी लघु बीजाणुधानियों का बना होता है हमारा कौन, द्विकोष्ठी परागकोश। यानी द्विकोष्ठी परागकोश जो है, द्विकोष्ठी परागकोश कितने लघु बीजाणुधानी का बना होता है, और प्रत्येक पाली में, एक पाली में लघु बीजाणुधानी कितना होता है। तो देखिए अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर बात किया जाए तो पाली यहां पर कितना है, 2 होता है, द्विपाली, एक पाली और 2 पाली, ठीक है, द्विकोष्ठी होता है, यानी 2 पाली होगी, यहां पर 2 कोष्टक हो गया। अब प्रत्येक कोष्टक में अगर बात करें तो ये बीच से सिकुड़ जाता है और इधर से भी बीच से सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होता है, एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी होता है, 2, और पूरे द्विकोष्ठी में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, 4। तो द्विकोष्ठी परागकोश जो है उसमें लघु बीजाणुधानियां की संख्या कितनी होती है, पहला सवाल। तो लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, 4, तो 4 सही है, ठीक है, 4 है, पहला तो राइट मिल गया। दूसरा, प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी कितनी होती है, तो प्रत्येक पाली में 2 होती है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा
पहला का यानी 13 का ए हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, पूछा जा रहा है द्विकोष्ठी परागकोश, द्विकोष्ठी परागकोश दैट इज बाइलोब्ड जो भी है एंथर। बाइलोब्ड एंथर जो है, उस बाइलोब्ड एंथर में लघु बीजाणु धानियां खाली स्थान की बनी होती है। माने कितनी की बनी होती है? द्विकोष्ठी परागकोश में लघु बीजाणु धानियां कितनी होती है उसके बारे में बात है। दूसरा, अब प्रत्येक पाली या प्रत्येक कोष्ठ, प्रत्येक पाली या प्रत्येक कोष्ठ में लघु बीजाणु धानी कितना होता है? तो द्विकोष्ठी में टोटल होता है 4, लेकिन एक पाली में होता है 2। द्विकोष्ठी में लघु बीजाणु धानी टोटल 4 और एक पाली में 2, दैट इज राइट आंसर। तो पहला बीजाणु धानी पूछ रहा था टोटल, तो हम बोलेंगे 4, अब प्रत्येक में के गो? 2 गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या नंबर क्वेश्चन हो गया ये? 13 के बाद फिर ये 14, जल्दी जल्दी करते हैं बाबू। कहता पुष्पों की कृषि, प्रजनन, क्रय और विक्रय और व्यवसाय, ये व्यवसाय हो जाएगा। व्यवसाय, व्यवसाय को, व्यवसाय के विज्ञान को, व्यवसाय के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी पुष्पों की कृषि क्या कहलाती है? आर्बोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। कौन कल्चर? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए, क्या नंबर था ये प्रश्न बाबू? 15 नंबर। चलिए 15 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 14, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है? माने परागकण बिना सड़े हुए, देखिए जीवाश्म क्या होता है? जीवों का वह अंश जो बिना सड़े बिना गले हुए बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, तो उसी का नाम होता है जीवाश्म। तो कहा जाता है कि पराग बोले तो परागकण या पोलन ग्रेन। तो परागकण के अंदर कौन सी ऐसा संरचना है या रसायन है जो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है या जीवाश्म के रूप में बनाए रखता है? तो आप जानते होंगे पराग कोश का जो सबसे बाहरी दीवार होता है उसका नाम होता है बाहरी दीवार का नाम बाह्य चोल, और वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। और ये ऐसा रसायन है जो किसी एंजाइम, जो किसी ताप या कोई क्षार या कोई अम्ल से नहीं सड़ता है। जो नहीं सड़ेगा वही लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो प्ररक्षित कौन रहता है? क्या तैलीय अवयव? जी नहीं। सेलुलोज वाला अंतःचोल? जी नहीं। परागकीट? जी नहीं। सही आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िए। यह नीट में पूछा गया है, नीट 2017। ठीक है, देख लीजिएगा। अब तो गूगल का जमाना है, जो भी रहे तुरंत आप काउंटर चेक कर सकते हैं कि क्या बातों में सत्यता है या नहीं है। तो कहता है एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु, कार्यशील गुरु बीजाणु मतलब जो कार्य कर रहा गुरु बीजाणु, उससे विकसित क्या होता है? तो कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या बनता है? जल्दी जल्दी बात करिए। क्या नंबर था ये बाबू? ये 15 के बाद ये 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर का आंसर दीजिए। 16 नंबर बीजांड, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष या भ्रूणकोश या भ्रूण? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। 16 नंबर, 16 का बी बोल रहा है कितना बच्चा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए 16 का जो सही आंसर होगा इसका हो जाएगा भ्रूण कोश, पोष नहीं कोश। क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा भ्रूण कोश। याद रखिए 4 गो था, 4 गो में 3 गो
राम नाम सत्य हो गया, 3 गो मर गया, 1 गो जिंदा रहा। यही गुरु बीजाणु से भविष्य में लगातार कोशिका विभाजन होगा और 7 कोशिकाओं का एक समूह बनेगा और इसी 7 कोशिकाओं के समूह का नाम होता है क्या? भ्रूण कोश। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? भ्रूण कोश। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िए। कहता तंतु रूप उपकरण या तंतु रूप समुच्चय किसका लाक्षणिक जो भी है गुण है, यानी किसमें लक्ष्य, किसका लक्षण है ये? क्या जनन कोशिका में ये पाई जाती है या एल्यूरोन कोशिका में पाई जाती है या बीजांडकाय कोशिका में पाई जाती है या सहायक कोशिका में पाई जाती है? अभी कुछ देर पहले हुआ था कि तंतु रूप समुच्चय की जो उपस्थिति होती है, ये के नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू? ये क्वेश्चन 17। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा 17 का? 17 का टाइप कीजिए, 17 का डी राइट आंसर। चलिए डी बोला है बच्चा लोग, रोशन कुमार मेहता, रोशन महतो। नेक्स्ट आगे की ओर 17 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18। 18 वही बात आया, अगला बात आता है। ये इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 में यह प्रश्न आया है। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 में यह प्रश्न आया है और इसको पढ़िए बढ़िया से। कहता है फिलीफॉर्म उपकरण माने वही तंतु रूपी समुच्चय, तंतु रूपी समुच्चय, तंतु रूपी समुच्चय का कार्य है। क्या कार्य है? पहला, पराग नलिका के प्रदेश नहीं प्रवेश, पराग नलिका के प्रवेश को निर्देशित करता है। दूसरा है वर्तिकाग्र पर उचित परागकण की पहचान करता है। तीसरा जेनरेटिव कोशिका में विभाजन का उद्दीपन करना और चौथा है मकरंद का उत्पन्न करना। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, क्लास में बताया गया है। 18 18 18 का ए सही आंसर है, 18 का ए पराग नलिका के प्रवेश को निर्देशित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कितना नंबर था? 18। 19 नंबर आगे आ जाएगा बाबू। 19 नंबर में है परागकण की बाह्य भीति बनती है। अभी थोड़ा चर्चा हुआ था, चलिए इसका जवाब सही देना चाहिए। 19 किसका बना होता है? 19 नंबर परागकण की बाह्य भीति माने बाहरी दीवार किसकी बनी होती है? जो नहीं टूटती है जल्दी, बहुत मजबूत होती है, जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहती है। बोलिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए बच्चा लोग। 19 का 19 का 19 का चलिए 19 का सी स्पोरोपोलिन सही जवाब है। 19 के बाद आगे आता है 20। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है परागकण हरे रंग के नहीं होते हैं क्योंकि चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है परागकण हरे रंग के नहीं होते हैं क्योंकि लवकों का अभाव होता है। पहला ऑप्शन है लवकों का अभाव होता है, लवकों का अभाव होता है। दूसरा लवक नष्ट हो जाते हैं। तीसरा लवक वर्णिक लवक में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और चौथा है वाहकों को आकर्षित करते हैं। चलिए 20 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए परागकण रंग बिरंगा होते हैं। आप परागकण जो है कहता परागकण हरे रंग के नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रंग बिरंगा होते हैं। तो पौधे में कोई भी अगर रंग बिरंगा होगा तो वो वर्णिक लवक के कारण होता है या क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। आप परागकण देख सकते हैं रंग बिरंगा भी मिलता है आपको। देखिए परागकण जो है आपको रंग बिरंगा मिलता है, कोई पीला है, जो भी रहेगा गुलाबी है, अलग अलग कलरफुल है। ये परागकण ये सारे हैं, डिजाइनिज भी होते हैं। तो ये सारे जो परागकण डिजाइनिज होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, हरे नहीं हो रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, कितना नंबर तक था? हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा बाबू हाँ परागकण हरे रंग के नहीं होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? हरे रंग के नहीं है तो पीला होंगे। सरसों का परागकण पीले रंग का होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो कहता है इसमें जो लवक है वह वर्णिक लवक में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट के रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसलिए इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर 20 का सी।
20 के बाद फिर नेक्स्ट आगे आते हैं, 20 के बाद फिर हो गया ये 21 नंबर, ठीक है। 21 में आइए जल्दी जल्दी। कहता है एक प्रारूपिक पूर्ण द्विलिंगी और अधोजाय पुष्प में पुष्पासन पर पुष्पीय चक्रों की व्यवस्था बाहर से अंदर की ओर बताना है। बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर सबसे पहले क्या होता है? पहला ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जयांग। दूसरा है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग और पुमांग। तीसरा जयांग, पुमांग, बाह्य दलपुंज उसका दलपुंज और बाह्य दलपुंज। डी है पुमांग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। चलिए दीजिए इसका जवाब 21 का। 21 का कमेंट करिए, 21 का क्या होगा आंसर बच्चा लोग? तो 21 का राइट आंसर होगा, सबसे पहले होता है बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज, पुमांग और जयांग। ए, और इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 21 के बाद नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 22 की ओर। 22 में है नीचे दिए गए शब्दों के समुच्चय में से उन्हें पहचानिए जो जयांग से संबंधित हैं। जयांग से संबंधित हैं, ठीक है, पुष्प के मादा भाग से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूणकोश, बीजांडासन या प्लेसेंटा। अगला है पुष्पासन, अस्त्रिकेसर, वर्तिकाग्र और बीजांड। फिर है बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश, टेपिटम। बीजांड, पुंकेसर, देखिए पुंकेसर नर भाग है, क्लियर कर दीजिए। उसके बाद देखिए टेपिटम, ये पुष्प के जो भी है परागकोश में आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। पुष्पासन, ये पुष्पासन अलग पार्ट है जहां पर पुष्प का चारों चक्र स्थित होता है। पुष्प के चारों चक्र मतलब पुमांग, जयांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज चारों जहां स्थित होता है उसका नाम पुष्पासन है। ये अस्त्रिकेसर का भाग नहीं है या जयांग का भाग नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब हम गलत ऑप्शन छाट लिए तो जो बच गया वही राइट होता है, ठीक है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा इसका कहां पर? 22 का ए, वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूणकोश और बीजांडासन या प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर की ओर बढ़ते हम लोग। 23 में क्या है? भ्रूणकोश बीजांड के लिए वैसे ही है। भ्रूणकोश जो है बीजांड के लिए, यानी देखिए बीजांड होता है, अब बीजांड इस हिसाब से आवरण से घिरा होता है, और ये और यूं और यूं, ठीक है, ये बीजांड हो गया। और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, 7 कोशिकीय संरचना है। जी हाँ, 7 कोशिकीय संरचना है, ठीक है ना। अब इसी 7 कोशिकीय संरचना में से एक मुख्य कोशिका होती है जिसका नाम होता है अंड कोशिका। दिस इज द क्वीन, रानी, यही है, इसी का बिया होना है, ठीक है ना। यही भविष्य में युग्मनज बनेगा और पुष्प के सभी अनुवांशिक लक्षणों को ग्रहण करेगा या रखने का काम करेगा। भविष्य का पौधा युग्मनज ही होता है। तो बात कर ले कि ये मादा युग्मक रख रहा है, यानी बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, सही बात है। तो कहता है वैसे ही परागकोश के अंदर यानी बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, तो परागकोश के जो अंदर होता है आपका वो क्या रहता है? क्या परागकोश के अंदर पुंकेसर रहता है? ये तो पुंकेसर नर भाग टोटल हो गया। तंतु होता है, ठीक है ना, ये काट दीजिए, तंतु होता है, जी नहीं, पुमांग होता है, तो ये पूरा मादा नर भाग हो गया। यहाँ पर क्या होता है? परागकोश के अंदर परागकण होता है। जैसे भ्रूणकोश के अंदर बीजांड होता है जो मादा युग्मक को रखता है, ठीक उसी तरीके से परागकोश के अंदर परागकण होता है और उस परागकण के अंदर नर युग्मक होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आ गया था 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न में आइए। 24 कहता है टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? परागकण को पोषण देना, बीज निर्माण करना, परागकण या निषेचन। चलिए परागकण को पोषण देना, आप लोग जानते होंगे, सब हलवा प्रश्न है। जनन कोशिका से बनते हैं, जनन या जनक कोशिका, इसको जनन कर लीजिए। जनन कोशिका से बनता है, क्या बनता है? जनन कोशिका से 2 नर युग्मक,
या एक अंडाणु या एक बीज या एक भ्रूण। तो याद रखिए जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनता है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका। के नंबर प्रश्न था ये 25 नंबर था, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा 25 का ए, 25 का ए। आज आगे आ जाइए 26 नंबर। 26 नंबर, परागकण का अंकुरन होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए परागकोश में, बी वर्तिकाग्र पर, सी अंडाशय में और डी बीजांड में। बीजांड में कहाँ होता है आपको बताना है। तो याद रखिए परागकण जो है उसका स्वागत किया जाता है, वो आता है वर्तिकाग्र पर। कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर, ठीक है। परागकण वर्तिकाग्र पर आया, इस प्रक्रिया का नाम परागण है। तो अब कहता है परागकण यहीं पर जब आता है, देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे यहां पर ये आता है तो वर्तिकाग्र द्वारा इसकी पहचान की जाती है, क्योंकि वर्तिकाग्र के अंदर विशेष रसायन होता है जिसके द्वारा ये पहचानता है कि क्या ये अपना है। यानी मान लो गुलाब का फूल है और परागकण चमेली वाला आ गया, तो वर्तिकाग्र में ये सेंस लगा है, ये केमिकल लगा है जो पहचान लेगा कि अपना है या पराया है। गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल का ही परागकण को ग्रहण करेंगे। तो याद रखिए ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के ऊपर पोषक तत्व होता है, परागकणों की पहचानने की क्षमता होती है, और इस जैसी पहचान जाता है तुरंत पोषक तत्व दिया जाता है और यहीं से एक नलीनुमा संरचना विकसित होता है और इस नली का नाम होता है पराग नली। तो परागकण का अंकुरन कहाँ होता है? पराग नल कण जो है अंकुरित होते हैं कहाँ? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर। कहां पर होते हैं? वर्तिकाग्र पर। नेक्स्ट आगे आता है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा रहता है? ये 2024 बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन अंड समुच्च या अंड उपकरण से जुड़ा हुआ नहीं रहता है? तो आपको पता है अंड उपकरण से कौन कौन जुड़ा रहता है? अंड उपकरण से 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। तो सहायक कोशिका तो जुड़ा रहता है, अंड भी जुड़ा रहता है। देखिए ये हो गया अंड कोशिका, ये हो गया कौन कोशिका? सहायक कोशिका। और इसी सहायक कोशिका में छोटी सी संरचना है जिसका नाम है फिलीफॉर्म अपैरेटस या तंतु रूपी समुच्च। तो बताइए ये पूरा हो गया अंड उपकरण। कौन उपकरण? अंड उपकरण। तो अंड उपकरण से कौन नहीं जुड़ा रहता है? तो कौन नहीं जुड़ा रहता है? ये तो जुड़ा ही है, अंड कोशिका भी इसी में है, सहायक कोशिका भी इसी में है, तंतु रूपी समुच्च भी इसी में है। तो ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो कौन नहीं जुड़ा रहता है? प्रतिव्यसान कोशिका या एंटीपोडा जो ऊपर की ओर रहता है। तो इससे तो ये कोसों दूर है, ये अंड उपकरण, ये केंद्रीय कोशिका, ये प्रतिव्यसान। तो कौन नहीं जुड़ा रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रतिव्यसान कोशिका। नेक्स्ट ये 26, ये 27 फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूछा गया प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो लघु बीजाणुधानी जो होती है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, टेपिटम, बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, टेपिटम, बाह्य त्वचा, उसके बाद फिर तुम्हारा बाह्य त्वचा के बाद फिर अंतस्थिसियम, मध्य परत और टेपिटम, 4 परत। तो अंतस्थिसियम रहता है, टेपिटम रहता है, बाह्य त्वचा भी रहता है। कौन नहीं रहता है? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कौन द्वार? बीजांड द्वार। सताइस के बाद नेक्स्ट आगे आता है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 देखिएगा, पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण
किसके विभाजन से होता है? नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? 2024 में यह भी पूछा गया है। नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है? और ये पीछे भी प्रश्न आया था लगभग। कायिक कोशिका से? जी नहीं। लघु बीजाणु? जी नहीं। सबसे उचित आंसर होगा जनन कोशिका। कौन कोशिका? जनन कोशिका। जनन कोशिका में विभाजन होता है और दो नर युग्मक बनता है। 28 के बाद फिर नेक्स्ट आता है 29 नंबर प्रश्न को देखिए और पढ़िए। कहता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी बनता है या चलाजा बनता है? चलाजा बोले तो निभागीय सिरा। गुरु बीजाणु बनता है या लघु बीजाणु बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है जो द्विगुणित होती है और इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद 4 कोशिकाओं का समूह बनता है और इन 4 कोशिकाओं के समूह में से प्रत्येक कोशिका का नाम होता है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बना? गुरु बीजाणु। कौन बीजाणु? गुरु बीजाणु। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सी। 29 का सी। नेक्स्ट आ गया था 29 के बाद 30। ये भी आपको 2013 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। तो आगे आता है पराग भीति होती है, कैसी होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय? तो पराग भीति 4 परतों की बनी होती है। तो एक तो गलत होगा, 2 भी गलत होगा, 3 भी गलत होगा। तो कई स्तरीय राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ गया आता है 31 नंबर की ओर। 31 में आता है, कहता है टैपिटल कोशिका दर्शाती है। 2024 में प्रश्न पूछा है। टैपिटल कोशिका बोले तो टैपिटम की कोशिका को टैपिटल कोशिका कहा जाता है। टैपिटल कोशिका। तो टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री दर्शाती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाती है, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन दर्शाती है या एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दर्शाती है। याद रखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है टेपिटम की जो कोशिका होती है बहुकेंद्रीय होती है, माने एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं और इस घटना को कहते हैं बहुगुणिता। बहुगुणिता, बहुत सारे केंद्रक का होना क्या कहलाता है? बहुगुणिता। और बहुकेंद्रीय कोशिका का निर्माण एक विशेष विभाजन से होता है जिसका नाम होता है अंतःसमसूत्री या एंडोमाइटोसिस। अंतःसमसूत्री या एंडोमाइटोसिस। तो हम कह सकते हैं टैपिटल का जो कोशिका है, टैपिटल सेल जो है, वो टैपिटल सेल बहुगुणिता भी दर्शाता है। बहुगुणिता माने बहुकेंद्रीय होना। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण एंडोमाइटोसिस से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी। 31 का क्या? डी। 31 के बाद फिर आगे आता है 32 नंबर। आइए, ये भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2024 में पूछा गया था। कहता जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? युक्तांडपी कहलाते हैं या आपका जो भी है युक्तांडपी कहलाते हैं या युक्तांडपी कहलाते हैं या एक अंडपी कहलाते हैं या बहुअंडपी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए बहुत सारे अंडप का जुड़ा होना क्या कहलाता है? युक्तांडपी। क्या कहलाता है? युक्तांडपी। युक्तांडपी का उदाहरण भी याद रखिएगा। इसका उदाहरण है अफीम। अफीम का पौधा या सेमनीफेरस पैपेवर। पैपेवर सेमनीफेरस, पैपेवर सेमनीफेरस, ये अफीम है। ठीक है ना। और इससे नशीला पदार्थ भी बनता है और दवाएं भी बनती है। तो जिनसे दवाएं बन रही है, जिनसे नशीला ड्रग्स बन रहा है, वो पौधे का अंडप जो है, अंडप या स्त्रीकेसर, उसके आपस में जुड़े होते हैं, अर्थात वे युक्तांडपी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 32 के बाद आगे आता है। 32 के बाद नेक्स्ट आता है 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग से पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ सिरा जुड़ा होता है? नीट 2016 और 2017 में 2016 और 2017 में
इससे रिलेटेड कंसेप्ट पूछा गया है। तो कहता पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग से, पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग से पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ सिरा जुड़ा होता है। ऑप्शन ए पेडिसिल या पेडिसल और टेपल्स, और दूसरा है थैलामस या पंखुड़ी, तीसरा है बाह्य दल या पंखुड़ियां, या चौथा है टेपिटल या सेपल। ये आपको बताए थे हम क्लास में भी। तो याद रखिए ये हो गया नर भाग, ये हो गया कौन भाग, नर भाग, और ये हो गया आपका जो भी है थैलामस। क्या है, थैलामस। तो याद रखिए नर भाग का ये हो गया क्या, नर भाग ये पूरा कहलाएगा पुंकेसर। कौन केसर, पुंकेसर। ध्यान दीजिए पुंकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया। पुंकेसर का सबसे ऊपर भाग का नाम था परागकोश। कौन कोश, परागकोश। और ये था परागकोश का तंतु। अब पुंकेसर का सबसे लास्ट हिस्सा जो होता है, दिस इज द लास्ट पार्ट, ये जो लास्ट पार्ट है इसको कहते हैं समीपस्थ सिरा। कौन सिरा, समीपस्थ सिरा। तो पूछा जा रहा है पुंकेसर का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाला हिस्सा का कहा जाता है नाम थैलामस। क्या कहते हैं, थैलामस या पुष्पासन। थैलामस या क्या, पुष्पासन। और यहीं पर पंखुड़ी भी रहती है, तो पंखुड़ी भी इससे जुड़ी रहती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थैलामस या पंखुड़ी। पुंकेसर का सबसे लास्ट भाग का नाम होता है समीपस्थ सिरा, इंग्लिश में पेरोक्सिमल, इंग्लिश में पेरोक्सिमल इंड। और ये जो पेरोक्सिमल इंड है वह फूल के किस भाग से जुड़ा रहता है, तो पेरोक्सिमल इंड अटैच द पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो भी है फ्लावर के किस हिस्से से जुड़ा होता है। तो आप याद रखिए पेरोक्सिमल अटैच विथ थैलामस, विथ क्या, थैलामस। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थैलामस या पंखुड़ी। नीट में पूछा गया, देखिए बाबू नीट बोलने से नहीं होता है, जो भी रहेगा कराने से भी होता है। आप चलिए क्या कहा जाए, देखिए प्रश्न देखिए और बनाइए। बुझ रहे ना बात को, हम क्या कहें, छोटा मुंह बड़ा बात क्या कह दे, लेकिन इस बात को ख्याल रखिए लगातार जुड़े अगर आप रहते हैं तो देखिए किसी भी लोगों का मूल्यांकन आप शुरुआती दिनों में नहीं कर सकते हैं। एक कहा जाता है उसका मूल्यांकन जो है आपको पूर्णतः लास्ट के, जब सिलेबस खत्म हो जाता है, लास्ट हो जाता है, परीक्षा हॉल में बैठते हैं और परीक्षा का क्वेश्चन देखते हैं, या जो भी रहे मॉडल सेट आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, तो उन सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाता है कि क्या हमें ठगा गया है या क्या हमें पढ़ाया गया है। ठीक है ना। और लोग कहते भी हैं अच्छी किताबें और अच्छे लोग को समझने में टाइम लगता है, वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिए, पढ़िए बेहतर ढंग से, बोलने से केवल नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ कई ऐसे विद्यार्थी पढ़ चुके हैं जो टॉपर रहे हैं, 10th में तो टॉपर रहे ही हैं, और उसे वहां से और ऊपर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। चाहे तो CUET के थ्रू दिल्ली भेजना हो या CUET के थ्रू जो भी रहे, दिल्ली बोले तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो भी है विश्वविद्यालय, एक बच्चा हमारा है जो वहां पढ़ रहा है, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ एक और लड़का भी है जो CUET के थ्रू इस बार, रितेश कुमार, वो भी पढ़ रहा है साउथ बिहार कॉलेज, जिसमें 4 साल में BA प्लस B.Ed दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है। ठीक है ना। तो और भी है, सारे लोग हैं। और हमने वहां के बाद
इंटर के बाद जो 470 नंबर लाए उनको हमने मेहनत करके हम अपना और उस बच्चे का भी मेहनत रहा, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि जो भी रहेगा CUET के थ्रू सेंट्रल विश्वविद्यालयों में उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है ना। तो जो भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए आराम से। कहा जाता है कि कोई अगर फेंक रहा है या कोई रियलिटी है वो कैसे पता चलेगा, उसके पीछे के जो भी रहेंगे रिजल्ट ये गवाह कर देंगे। इसलिए लोग बात क्यों कहते हैं कि जो लोग बोल रहा है उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी, पिछले जो भी उसने किया है गत वर्षों में, उस गत वर्षों का रिजल्ट बोल देगा। आपको साल भर जो भी है अनुभव लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और जो भी रहेगा, अगर आप इसमें अनुभव ले करके सीखना चाहते हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा रहा है, तो उस स्थिति में आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, और टाइम कम पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी रहे पढ़िए बढ़िया से और आगे कहानी देखिए। तो 33 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट आगे आता है 33 के बाद फिर आता है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न, सामान्यतः एक परागकण का व्यास क्या होता है? परागकण का व्यास क्या होता है? तो याद रखिए 25 से 50 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आगे क्या है? कहता है एंजियोस्पर्म में अधिकतम परागकण किस अवस्था में रहते हैं? तो अधिकतम हम बोले थे द्विकोशिकीय होते हैं, 60% से एबव जो है द्विकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट आगे है, तो क्या नंबर क्वेश्चन था आपका? 34 के बाद ये 35। ठीक है, 35 के बाद फिर नेक्स्ट आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर है, निम्न में से कौन सा मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है? युग्मकोद्भिद का मतलब होता है वह भाग जो अंड कोशिका या मादा युग्मक उत्पन्न करती है। तो कौन मादा युग्मक उत्पन्न करती है? तो याद है भ्रूण कोश। कौन कोश? भ्रूण कोश। भ्रूण तो ये बनता है आगे जब निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। वही केंद्रीय कोशिका निषेचन होकर के भ्रूण कोश बनाती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, स्त्रीकेसर जी नहीं, भ्रूण कोश। कौन कोश? भ्रूण कोश, जो मादा युग्मक रखने का काम करती है। आगे के नंबर है? के नंबर था जी 36। 36 के बाद फिर 37। 37 कहता निभागीय सिरा है। निभागीय सिरा क्या है भाई? किधर स्थित होता है? तो बीजांड का आधारीय भाग है, बीजांड का ऊपरी भाग है, बीजांड काय के विपरीत में होता है। समझ गए ने? और अगला आता है कि भ्रूण कोश के पास होता है। तो इस बात को समझिए, ये होता है बीजांड का ऊपरी भाग। बीजांड का कौन भाग? ऊपरी भाग होता है। ठीक है, आप निभागीय सिरा आप देख सकते हैं, यही होता है। कितना बार तो आपको बनाए हैं। ये सिरा जो है कैलेजल सिरा है। कौन सिरा है? कैलेजल सिरा। तो ऊपरी भाग कह सकते हैं। ठीक है, या यहां पर अगर जो भी रहे, ठीक है, तो यहां पर ऊपरी भाग ही हो जाएगा, ऊपरी भाग है। 37 के बाद नेक्स्ट आगे आता है 38। 38 नंबर है, गुरु बीजाणु पर्ण कहलाता है। गुरु बीजाणु पर्ण क्या कहलाता है? तो देखिए, गुरु बीजाणु पर्ण क्या जयांग है या अंडप है या अंडाशय है या वर्तिकाग्र है? देखिए, स्त्री केसर के कई नाम हैं। स्त्री केसर के कई नाम हैं, आप याद रखिए। स्त्री केसर को अंडप भी कहते हैं, स्त्री केसर को पेस्ट्रिल भी कहते हैं, पेस्ट्रिल भी कहते हैं, स्त्री केसर को कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है ना। और स्त्री केसर का एक नाम और है गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुरु बीजाणु पर्ण कहलाता है क्या? अंडप। क्या? अंडप। तो आगे आ जाइए, 38 था ये। 38 के बाद फिर एक नेक्स्ट आगे आता है 39। 39 39 कहता है, अच्छा प्रश्न है, पढ़िए।
कहता है एक एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियां, एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्ती जो है उसमें कोशिकाओं की संख्या यानी उसकी कोशिकाओं में गुणसूत्र कितना है? उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है बच्चा? पत्ती है, ठीक है ना, और पत्ती में की कोशिका में जो गुणसूत्र है, इसकी कोशिका में गुणसूत्र कितना है? 24, ठीक है। अब कहता है कि इसकी सहायक कोशिका में कितना होगा? सहायक कोशिका जो होती है आगुनित होती है, तो गुणसूत्र आधा हो जाएगा। गुणसूत्र क्या हो जाएगा? आधा। तो सहायक कोशिका याद रखिए, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, एंटीपोडाल कोशिका, ये सब सारे अगुणित होती है, जबकि केंद्रीय कोशिका द्विगुणित होती है। तो अगर सहायक के बारे में पूछा है, परागकण के बारे में पूछा है, ठीक है, परागकण के बारे में पूछा है, और बीजांड काय के बारे में पूछा है, और भ्रूण कोश के बारे में पूछा है, ठीक है ना, कि गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, तो सहाय में जो होगा आधा होगा, 12। देखिए पहला 12 कहाँ कहाँ है? 8 है, क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर कौन है? परागकण। परागकण में भी तुम्हारा 12 ही होगा, ठीक है। बीजांड काय, बीजांड काय जो होगा, बीजांड काय जो होगा, इसमें कितना गुणसूत्र होगा? तो बीजांड काय में द्विगुणित होगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक मिल रहा है। अब जो भी रहे, अगला बात आता है किसके बारे में? भ्रूण पोष, कोष नहीं, पोष। आपको ये मालूम होगा कि ये जो है, ये एकदम इस चैप्टर का फेवरेट डायग्राम है, आपको आना चाहिए। ये हो गया अंड कोशिका। कौन कोशिका? अंड कोशिका। ये निषेचन के बाद भ्रूण में बदलता है, इसमें बदलता है। और ये हो गया कौन? केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका हो गया, केंद्रीय कोशिका, और ये निषेचन के बाद बनता है भ्रूण पोष में, ठीक है। अब निषेचन होना माने क्या होता है? एक नर युग्मक का जाकर जुड़ना, एक नर युग्मक का जाकर जुड़ना। इधर से पराग नली आएगी और एक नर युग्मक लेकर के आएगी, ठीक है। तो एक नर युग्मक किसको दे देगा? एक नर युग्मक किसको दे देगा? तो बताइए, केंद्रीय कोशिका जो भ्रूण पोष में बदला, उसमें के गो केंद्रक हो गया? 1 2 3, सब आगुणित होता था, n। तो आगुणित मने आधा, तो टोटल था कितना? 24। 24 का आधा 12, 12 और 12, 12 12 24 बढ़ती है 36। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश में कितना? 36। कितना? 36। सहाय में कितना? 12। परागकण में कितना? 12। और ये बीजांड का है, बीजांड का मने इसके चारों ओर का परत वो द्विगुणित होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा 3। क्या क्या? सहाय 12, ठीक है, परागकण 12, उसके बाद फिर कौन है? बीजांडकाय। बीजांडकाय क्या है? बीजांडकाय क्या है? बीजांडकाय क्या है? भ्रूणकोश के चारों ओर का परत है जो कि भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणकोश को क्या प्रदान करता है? पोषण। भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करने वाले परत का नाम है बीजांडकाय। तो ये सारे द्विगुणित होंगे, ये सारे क्या होंगे? द्विगुणित। तो ये 24 सही है, 36 है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? 39 का राइट आंसर है ये 3। 39 का 3, 39 का 3। 39 के बाद फिर आगे आता है 40। काय कोशिका है। क्या है काय कोशिका है? फिर से वही प्रश्न है, कंसेप्ट वही है। क्या ये छोटा है? जी नहीं। बड़ा है? सही है। अनियमित आकार का बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है ना। उसके बाद है इसमें बड़ी है, चलिए छोटा वाला तो काट दीजिए। अच्छा, इसमें तुर्क के आकार का केंद्रक होता है। तुर्क का मतलब होता है इस ढंग से कि जो तुर्क का मतलब हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए इस ढंग से, नुकीला, आगे भी नुकीला और पीछे भी नुकीला। तो तुर्क आकार की कोशिका होती है मसल से, ठीक है ना। तो तुर्क के आकार का केंद्रक इसमें नहीं होता है, बड़ा केंद्रक होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यानी 40 का 2, 40 का 2। 40 के बाद फिर नेक्स्ट आगे आता है 41, 41 क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए। 41 का है
पुष्प की किस प्रकार की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है? कौन सी कोशिका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका? जी नहीं, ये तो द्विगुणित होती है, तो द्विगुणित कोशिका कभी अर्धसूत्री द्वारा नहीं बन सकती है। ये परत है, नहीं बनेगा। अपरा कोशिका? जी नहीं, युग्मक बनेगा। जहां भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक जब भी बने, अंड कोशिका हो या नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, अंडाणु हो, शुक्राणु हो, सारा बनता है कौन सा विभाजन से? अर्धसूत्री। तो राइट आंसर कौन होगा? युग्मक। 41 के बाद नेक्स्ट आ गया था 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। परिपक्व भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका है। भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका पूछा है। पहला प्रतिव्यसान कोशिका, दूसरा सहाय कोशिका, तीसरा केंद्रीय कोशिका, चौथा अन्य कोशिका। तो भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी? ये दोनों तो साइड में छोटा छोटा सहाय हो गया, फिर अंड हो गया। ये साइड में छोटा छोटा दो गो रहा, एक छितर से कौन रह रहा है? बीच में केंद्रीय कोशिका जो है सबसे ज्यादा बड़ा आकार रखे हुए है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा आकार का कौन रखे हुए है? केंद्रीय कोशिका। तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोशिका। ठीक है। 42 के बाद फिर नेक्स्ट आगे आता है 42-43। परागकोश में लघु बीजाणु जनन की क्रिया के संदर्भ में गलत कथन कौन है? आपको नेगेटिव चुनना है, गलत कौन है। इसमें बड़ी संख्या में लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं एक परागकोश में विभेदित हो जाती है। दूसरा है प्रत्येक लघु बीजाणु जनन में एक अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री शामिल है। अगला है इस प्रक्रिया के दौरान गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। इस क्रिया में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। कहता बड़ी संख्या में लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं एक पराग कोश में विभेदित होती है। देखिए आपको पता है परागकण, आगे आप पढ़िएगा तो कुछ ऐसे फूल हैं जिसका परागकण करोड़ों में लाखों में होता है, जिनमें वायु परागन होता है। तो याद रखिए बड़ी संख्या में लघु बीजाणु मातृ कोशिका रहेगा तब ने अधिक से अधिक परागकण बनेगा। अधिक से अधिक परागकण बनाना है। जैसे इस बात को समझिए आप कि जो क्या हो गया, आप इस बात को बुझिए कि मक्का हो गया, इसमें लाखों रहता है, 1,86,00,000 समथिंग रहता है, उतना परागकण होता है। अब बताइए इतना परागकण बना है तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका की संख्या ज्यादा रहेगा तब ना बनेगा जी। अब तो जानवे करते हैं ये सब। चलिए तो ये तो सही है। आगे बात क्या है कि प्रत्येक गुरु बीजाणु में एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये बात एकदम सही है कि एक गुरु बीजाणु है, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक लघु बीजाणु जनन में एक अर्धसूत्री होता है। तो जब लघु बीजाणु जनन होता है तो एक अर्धसूत्री होता है। सही बात है कि जो भी है लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। चलिए देखिए मान लिया जाए लघु बीजाणु मातृ कोशिका है और इसमें अर्धसूत्री हुआ, तो अर्धसूत्री के बाद क्या हुआ चला, अर्धसूत्री के बाद 4 लघु बीजाणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिसको लघु बीजाणु टेट्राड कहेंगे। 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। इसमें से चारों बचता है लेकिन उसमें से 3 गो माने मर जाता है बेचारा, लेकिन इसमें चारों बचता है। जब चारों बच गया, अब यही चारों में से प्रत्येक का नाम है लघु बीजाणु। वो अलग बात है कि चारों ओर से ये किसी न किसी परत से घिरा हुआ रहता है जिसका नाम कैलोज होता है। अब बात क्या है कि एक कोशिका जो है जिसका नाम गुरु बीजाणु है, सॉरी लघु बीजाणु, कौन बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु कौन कोशिका, मातृ कोशिका। इसमें अर्धसूत्री हुआ, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को तो कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन
माने लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं या जनन ही कहते हैं। लघु बीजाणु जनन ही कहते हैं, भी नहीं ही लगे, सही है। अब 4 गो में से एक गो का नाम लघु बीजाणु हुआ और यही लघु बीजाणु भविष्य में कौन कण बनता है? परागकण। जब ये परागकण बनता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है कि मान लिया जाए ये लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु है, तो इसमें एक विभाजन होता है समसूत्री। एक बार समसूत्री हुआ जिससे 2 अनियमित आकार की 2 कोशिका, एक बड़ी और एक छोटी, सही है। एक बार समसूत्री हुआ, फिर से एक बार और समसूत्री होता है, फिर समसूत्री के बाद फिर क्या होता है? यहाँ पर ऊपर वाला का नाम कायिक, नीचे का नाम जनन। जनन कोशिका में समसूत्री हुआ तो 2 कोशिका बना। तो समसूत्री के बार हुआ? एक बार और 2 बार। क्या 3 बार हुआ समसूत्री? जी नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक बार अर्धसूत्री, सही बात है, एक बार अर्धसूत्री हुआ लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, एक बार अर्धसूत्री हुआ जिससे 4 लघु बीजाणु बना। उसके बाद इन चारों में से प्रत्येक का नाम लघु बीजाणु था। अब इस लघु बीजाणु में एक बार समसूत्री हुआ जिससे 2 आकार की कोशिका, 2 कोशिका, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा का नाम कायिक और छोटा का नाम जनन। अब इस जनन कोशिका में फिर से समसूत्री होगा तो 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक। तो इस तरीके से समसूत्री कितने बार? 2 बार, फर्स्ट एंड सेकेंड। समसूत्री 2, अर्धसूत्री 1। अब प्रश्न देखिए, प्रत्येक लघु बीजाणु जनन में एक अर्धसूत्री विभाजन, सही है, सही बोल रहा है, लेकिन 3 समसूत्रण शामिल होता है। कहता यही तो तुम धरा गया, यही तो गलत है। पूछा था कौन गलत है? यही गलत है, और जो गलत है वो आंसर होगा, जो गलत है वो आंसर होगा। 43 के बाद फिर नेक्स्ट आगे आता है 44। अरे क्या हो गया जी? क्या नंबर था ये? नंबरिंग गड़बड़ा गया क्या? हम्म, 44 ये हो गया, 43 था ना, तो ये हो गया क्या नंबर? लगता है मिस उस तो नहीं हुआ है कोई क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक, मियोटिक नहीं मियोसिस, मियोसिस जो भी है, मियोसिस या मियोटिक विभाजन आवश्यक होता है। कितना बार मियोसिस होना चाहिए? देखिए, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनता है, 4 लघु बीजाणु, और यही चारों लघु बीजाणु जो है बाद में परागकण बनते हैं, परागकण। तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, अगर एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से पूछना है परागकण केगो बनेगा? एगो से। एगो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितना परागकण? 4 परागकण। तो अगर पूछा गया कि 4 परागकण बना है तो कितना बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ? 1 बार। अगर 8 परागकण बना है तो कितना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ? तो 8 को आप 4 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 कोशिका। तो अगर 8 परागकण बना है तो अर्धसूत्री के बार बना होगा? 2 बार। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि 100 परागकण बना है, तो 100 परागकण बना है, ठीक है ना। तो 100 परागकण जो बना है, ये 46 नहीं देखिएगा, 100 परागकण बना है, तो 100 परागकण आपसे बना है तो कितना बार मियोसिस हुआ या मियोटिक डिवीजन हुआ? तो इसको 4 से भाग करिए, कितना बार में कट जाएगा? 25 चौका 100। तो राइट आंसर कौन होगा? 25। तो यानी अगर मान लिया जाए दे दिया आपको 200 परागकण है, तो बताइए कितना बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ होगा? 4 से भाग कर दीजिए, के बार में कट जाएगा? 4 पचे 20, माने
कितना बार? 250 बार क्या हुआ होगा? म्यूटिक हुआ होगा। तो इसलिए 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितने म्यूटिक विभाजन आवश्यक होते हैं? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है, अर्थात एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनता है और प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं? 2013 में प्रश्न पूछा है। क्या हो सकते हैं परागकण? गैमेटोफाइट, बी सजावटी और सी एलर्जी कारक, या डी इनमें से सभी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2013 में प्रश्न पूछा है और ये आपका सबसे लास्ट प्रश्न है। कितना नंबर हो गया? 45। दिस इज द 45 नंबर प्रश्न। और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? गैमेटोफाइट्स, सजावटी, एलर्जी कारक। देखिए, गैमेटोफाइट्स का मतलब होता है युग्मकोद्विद। युग्मकोद्विद, युग्मकोद्विद माने जिससे जो युग्मक का निर्माण करते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं? युग्मक का। तो युग्मकोद्विद, गैमेटोफाइट्स का हिंदी होता है युग्मकोद्विद। तो क्या परागकण युग्मकोद्विद है? जी हाँ, ये युग्मकोद्विद है, क्योंकि इससे नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ये सही है। सजावटी होता है? जी हाँ, सजावटी होता है, डिजाइनिज होता है। देख सकते हैं एकदम सजा हुआ धजा हुआ एकदम है, डिजाइनिज परागकण है। यह जो भी रहे एकदम डिजाइन बना हुआ है। तो परागकण सजावटी होते हैं? जी हाँ, ये भी सही है। एलर्जी कारक होते हैं? हाँ, एक पार्थेनियम, देखिए एक पार्थेनियम नाम का घास है जिसको कहते हैं गाजर घास, और इसके परागकण अगर आपके नाक में चला जाएगा तो आपको एलर्जी हो सकता है। एलर्जी का लक्षण है कि सर्दी हो जाना, त्वचा पर लाल धब्बे उग जाना, आंखों में जलन होना। ये सारे लक्षण हैं एलर्जी के, और ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं पार्थेनियम नामक घास के परागकण से। तो परागकण एलर्जी कारक भी हो सकते हैं। तो यानी कि गैमेटोफाइट्स भी हैं, सजावटी भी हैं, एलर्जी कारक भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, आप कमेंट करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल था। ठीक है ना? और जो भी रहे यूं ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ये डिटेलिंग आपको पसंद है कि डायरेक्ट टिक कर दे। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सभी प्रश्नों की व्याख्या करें। तो देखो बाबू, व्याख्या करेंगे तो टाइम लगेगा, और नहीं व्याख्या चाहते हैं तो डायरेक्ट टिक आउट हम कर देंगे। आप कमेंट में बोलिएगा, लिखिएगा अपनी राय कि क्या व्याख्या करके उत्तर दिया जाए या डायरेक्ट टिक लगाया जाए। और ये क्लास, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जगन्नाथ।